और दोस्तों कैसे आप लोग, चलिए इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका मॉक टेस्ट रहा, ठीक है। ये आपका जो है मॉक क्वेश्चन रहा, जो भी आपका अभी पीएचडी पैट का एग्जाम होगा, यानी कि एलएलएम का अभी जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है। यह आपका बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी का या पीएचडी पैट का एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि आपका इसमें पेपर 1 के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी होगा, ठीक है। पेपर 1 का आपका बहुत बेहतरीन तैयारी होगा। इस लेक्चर में बने रहें। और ये आपका जो सीरीज चलेगा, ये एग्जाम तक चलेगा, यानी कि जब भी आपका 10 तारीख को एग्जाम है, ऐसा अभी तक कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर 10 को एग्जाम होगा तो 10 तक ये सीरीज चलेगा, 9 तक सीरीज चलेगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और एग्जाम में आप कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, और आपका पेपर 1 ही सिलेक्शन दिला देगा। पेपर 2 आप पढ़ लेंगे, अपना पेपर होता है खुद का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, इसमें सारा यूनिट को हमने मिला के रखा है। जो 10 यूनिट आपको सिलेबस फर्स्ट डिस्कस किए थे, उस सबको यहाँ मिक्सिंग किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहा कि मेमोरी लेवल टीचिंग इज प्राइमरीली कंसर्न विद द इच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होता है, एक्चुअली याद करना होता है, रिकॉल करना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट या रचनात्मक विकास का डेवलपमेंट, ये आपका जो है मेमोरी लेवल टीचिंग नहीं होता है। एक्विजिशन एंड रिकॉल, ये जो रिकॉल वाला पॉइंट है ना, फैक्चुअल नॉलेज यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति एवं स्मरण करना, याद करना, ये आपका जो होता है मेमोरी लेवल टीचिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या है, मेमोरी लेवल टीचिंग इज रिगार्डेड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। क्या होता है, सबसे निचले स्तर का टीचिंग होता है, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। एट दिस स्टेज द टीचर्स ऑब्जेक्टिव इज लिमिटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट। जो टीचर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिमिटेड होता है। जो स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है उसी के संदर्भ में आप बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूस इट एग्जैक्टली व्हेन रिक्वायर्ड। लर्निंग रिमेन्स मैकेनिकल होता है, रिपीटेटिव होता है, बार बार रिपीट करा जाता है, रिप्रोडक्टिव इन नेचर का होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स, एनालाइज आइडियाज और अप्लाई कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसलिए अतः रिकॉल जो होता है, रिकॉल ऑफ फैक्चुअल नॉलेज इज द कोर ऑब्जेक्टिव, यानी कि रिकॉल मतलब याद करना, यही जो होता है आपका मेमोरी लेवल टीचिंग का कोर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं कि स्मृति स्तर शिक्षण का निचला स्तर माना जाता है। इस स्तर पर शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को तथ्यात्मक ज्ञान देना, कहता है तथ्यात्मक ज्ञान देना, और उसे यथावत स्मरण करने का योग्य बनाता है। यानी कि जो टीचर बच्चे को पढ़ाएंगे उतना ही करना है। यह अधिगम यांत्रिक होता है, ठीक है, जिसमें न समझ शामिल होती है, न ही प्रयोग या मूल्यांकन होता है, सिर्फ रट्टाफिकेशन होता है, सिर्फ रटना होता है। यही आपका होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या है, Which classroom situations best represent memory level teaching, यानी कि इसमें से बताइए क्लासरूम टीचिंग में सबसे अच्छा मेमोरी टीचिंग का कौन रिप्रेजेंट करता है। कौन सी कक्षा स्थिति स्मृति स्तर शिक्षण को सबसे सही रूप से दर्शाती है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट क्रिटिकली एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट, विद्यार्थी किसी अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है आपका क्रिटिकल लेवल थिंकिंग में होता है, ठीक है। क्रिटिकल मतलब कम्युनिटी लेवल में होता है। स्टूडेंट एक्सप्लेनिंग आइडिया को एक्सप्लेन नहीं करते। स्टूडेंट रिप्रोड्यूसिंग द डेफिनेशंस एज गिवन बाय टीचर, जो टीचर स्टूडेंट को ज्ञान देते हैं उसी को वो याद करते हैं। यानी कि विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दी गई परिभाषाओं को ज्यों का त्यों दोहरा रहा है। जैसे टीचर बात को बता दिए, विद्यार्थी उसी तरह से उसी वे में उस बात को याद कर लेते हैं और उस बात को समझ जाते हैं, ठीक है। वही आपका होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि स्मृति स्तर टीचिंग यही होता है, ठीक। क्या होता है, मेमोरी लेवल टीचिंग इज आइडेंटिफाइड व्हेन लर्नर्स रिप्रोड्यूस, लर्नर बात को रिप्रोड्यूस करता है, इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली एज थॉट, ठीक है।
थॉट जो याद करना है याद कर लिए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, क्या है नहीं है उत्तर जानने का जरूरत नहीं होता। जैसे बच्चा टेबल याद करता है तो टेबल में क्या है उसको पता है ऐसा क्यों हुआ है, तो उस चीज को समझ नहीं पाता, सिर्फ याद करता है। कोई भी मीनिंग अंग्रेजी का जो वर्ड होता है उसका करता है याद कर लेता है, तो क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत वहाँ पे नहीं होती है, एक्सप्लेनेशन का नहीं होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर हाई मेंटल प्रोसेसेस विच आर एब्सेंट एट दिस लेवल, यानी कि जितना भी है इसमें नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जब विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को ज्यों का त्यों दोहराते हैं तब वह स्मृति स्तर शिक्षण होता है। जैसे टीचर विद्यार्थी को बता दिए सेम टू सेम दोहरा दिए तो क्या होता है आपका स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। यानी कि विश्लेषण जो होता है व्याख्या और समस्या, ठीक है, ये जो दो बात है व्याख्या और समस्या समाधान उच्च स्तर के अधिगम को दर्शाते हैं, जो हायर अधिगम होते हैं यानी कि कॉग्निटिव लेवल जो होता है उसको दर्शाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग डिफर्स फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज इट एम्फसाइजेस, मतलब कि समझ स्तर शिक्षण स्मृति स्तर से भिन्न है। ठीक है, क्योंकि यह किस पर जोर देता है। अब बताइए कि समझ स्तर और शिक्षण स्तर दूसरे से भिन्न है तो किस बात पर जोर देता है, क्वेश्चन ये है कि ये किस बात पर जोर देता है। तो रूट तो नहीं होगा, रूट लर्निंग क्या होता है, ये मेमोरी लेवल का हो जाता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल से भिन्न तो नहीं दिख रहा है। ड्रिल प्रैक्टिस ये भी नहीं होगा। मीनिंग इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन, अर्थ व्याख्या और समझ जो होता है ये आपका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल यही मेमोरी लेवल से अलग होता है। जो बात को मीनिंग निकालना होता है उसको इंटरप्रेट कैसे करना वो होता है, और बातें को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक, अब देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मीनिंग। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मीनिंग को फोकस करा जाता है रेदर देन मोर रिकॉल, उसको रिकॉल करा जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स इंटरप्रेट आइडियाज को इंटरप्रेट किया जाता है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया जाता है, एंड डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको भी यहाँ क्लियर किया जाता है। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में लर्निंग बिकम मीनिंगफुल एंड एक्टिव, लर्निंग क्या होता है यहाँ मीनिंगफुल होता है और लर्नर एक्टिव होता है, एक्टिव होकर के उस चीज को बात को समझा जाता है। ठीक है, यानी कि समझ स्तर शिक्षण में विद्यार्थी केवल याद नहीं करता, सिर्फ याद नहीं करना है बल्कि अर्थों समझना है। ठीक है, संबंधों जोड़ता है और व्याख्या भी करता है। यह अधिगम स्मृति स्तर की तुलना में अधिक गहरा और अर्थपूर्ण होता है, यानी कि जिसका कुछ न कुछ मतलब निकलता है, यही आपका होता है समझ स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या है, व्हिच लर्निंग आउटकम इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग जो है इसका आउटकम क्या है, कौन सा अधिगम परिणाम समझ स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है, कौन सा है जो शिक्षण स्तर पर दर्शाता है, तो लिस्टिंग जी नहीं फैक्ट को थोड़ी दर्शाता है। एक्सप्लेनिंग कॉज एंड इफेक्ट, कारण परिणाम संबंध को समझना हो तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को शो करता है। ठीक है, ये क्या है, मेमोराइजिंग आपका अभी जस्ट बताए हैं मेमोरी लेवल टीचिंग हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका रिकॉलिंग डेट अगर याद करना है तो ये आपका भी क्या हो जाएगा, मेमोरी लेवल टीचिंग हो जाएगा। ठीक, क्यों होगा, अब यहाँ देखते हैं व्हेन स्टूडेंट एक्सप्लेन कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो कॉज और इफेक्ट जो रिलेशनशिप होता है ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का होता है। ठीक है, इट शोज that they have grasped the meaning of content, जो मीनिंग कंटेंट का उसे ग्रेप्स करा जाता है, not merely memorized it, this is clear indicator of understanding level of teaching, आपका क्लियर कर रहा है इस कि आपका ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होगा। ठीक, कारण परिणाम संबंध को समझाकर बताना यह दर्शाता है कि विद्यार्थी विषय को समझा है, यानी कि जो बातें विद्यार्थी को बताई जा रही है विद्यार्थी उस बात को समझा है, ना कि केवल याद किया है।
जिसमें रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, बातें को समझा है, ये बात जो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का होता है। ठीक है, यह समझ स्तर के अधिगम का प्रमुख संकेत है, यानी कि प्रमुख संकेत यही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉग्निटिव लेवल टीचिंग इज मेनली एम एट, यानी कि कह रहा है कि ये जो कॉग्निटिव लेवल टीचिंग है उसका मेन मुख्य एम क्या है, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बताइए कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए अभी जस्ट मैंने साथ डिस्कस करा है, तो हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, जो हायर ऑर्डर होता है मेंटल प्रोसेस होता है, वही आपका जो है कॉग्निटिव लेवल टीचिंग होता है, यानी कि उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन देखा जाए, कॉग्निटिव लेवल टीचिंग रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये आप मान लें कि जो ये आपका टीचिंग है, कॉग्निटिव लेवल टीचिंग क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। वेयर लर्नर्स इंगेज इन एनालिसिस, में लर्नर इंगेज होता है, इवैल्यूएशन करता है, भाई कैसे क्यों आया, रीजनिंग एबिलिटीज लगाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि इट प्रमोट्स द इंडिपेंडेंट थिंकिंग, खुद से प्रमोट करना, उस बातें को समझना। जैसे आप पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, इसमें आपको खुद करना होगा, गाइड एज ए सपोर्टर होंगे, जब आपको गाइड करेंगे बातें को, उसको करके आपको करना है। ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी होनी चाहिए विच आर एसेंशियल फॉर रिसर्च एंड पीएचडी लेवल लर्निंग, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है, जिसमें विद्यार्थी विश्लेषण, तर्क, मूल्यांकन और समस्या समाधान करता है, यानी कि सारे तरह की बात करते हैं। यही स्तर जो होता है आपका नेट, जेआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस परीक्षाओं का आधार होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच टीचिंग लेवल इनकरेज लर्नर्स टू एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन सा मेथड है भाई जिसमें इनकरेज लर्नर्स को करा जाता है, एनालाइज किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन सा शिक्षण स्तर विद्यार्थियों को विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है, वो बताना है आपको। तभी जस्ट हमने करा है आप लोग के बीच, ये जो होता है कॉग्निटिव लेवल टीचिंग होता है, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर शिक्षण में होता है। ठीक है, क्या होता है, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कॉग्निटिव लेवल टीचिंग फोकसेस ऑन द हायर ऑर्डर मेंटल एबिलिटीज होता है, ऑर्डर हायर होता है। ठीक है, सच है जैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, रीजनिंग एबिलिटीज आता है, इवैल्यूएशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है। एट दिस लेवल लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू क्वेश्चन एजम्पशंस, आप क्वेश्चन एजम्पशन करके बना सकते हैं समझ के, इंटरप्ट एविडेंस, जनरेट न्यू आइडियाज, नाना आइडिया जनरेट होता है इसमें। ठीक है, दिस टीचिंग लेवल इज हाईली एम्फेसाइज इन रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग, यानी कि इसमें आप जो रिसर्च होता है इसमें भी कॉग्निटिव लेवल लर्निंग का ही जरूरत होता है। ठीक है, जैसे यूजीसी नेट एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, संज्ञानात्मक स्तर शिक्षण में विद्यार्थी उच्च मानसिक प्रक्रियाओं जैसे विश्लेषण, तर्क, मूल्यांकन और समस्या समाधान में संलग्न होता है। यह स्तर स्वतंत्र चिंतन और शोध प्रवृत्ति को विकसित करता है, जो पीएचडी स्तर के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो कि आपका कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्निंग होता है। ठीक, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर टीचिंग होता है। जी नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या रहा, इफेक्टिव टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड व्हेन, मतलब प्रभावी शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ पहचान क्या है कि शिक्षण अच्छा से हो रहा है, इसका सर्वश्रेष्ठ पहचान क्या है। तो टीचिंग कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर देने से अच्छा टीचिंग कब नहीं होता। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, जब आप बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके रख सकते हैं, एंड अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यही आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, यही आपका इफेक्टिव टीचिंग है। जी यहाँ ये क्या है, इफेक्टिव टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड होता है,
टीचर सेंटर नहीं लर्नर सेंटर्ड होता है, ये बात को ध्यान रखेंगे। इट इज नॉट मेजर्ड बाय सिलेबस, सिर्फ सिलेबस को खत्म करना ही टीचिंग अच्छा नहीं होता, कंपटीशंस और टीचर डोमिनेंस, बट बाय स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट को एंगेज करके कैसे रख रहे हैं आप, उसको समझा कैसे पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गया, एन अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, ये सबको देखा जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिकेट द मीनिंगफुल लर्निंग, अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन टीचिंग में ला पा रहे हैं तो आपका मीनिंगफुल लर्निंग हुआ, गुड लर्निंग हुआ, जैसे आपके बातों से बच्चे सहमत है और आपके बात बच्चे को समझ में अच्छा तरह से आ रहा है, ठीक है। यानी कि प्रभावी शिक्षण हुआ है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी करता है और निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करता है जो अधिगम दिया हुआ है। केवल पाठ्यक्रम पूरा कर लेना प्रभावी शिक्षण नहीं कहलाता। केवल आप चाह रहे हैं सिलेबस खत्म कर लें और ये मतलब कि शिक्षण का पाठ हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। चलिए अब आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 क्या है? फीडबैक इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन इट इज, यानी कि शिक्षण में प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है सबसे अधिक उपयोगी कब होती है? जब कोई चीज इमीडिएट मिले, ठीक है, इमीडिएट इन स्पेसिफिक मिलता है तो टीचिंग जो होता है ज्यादा यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, ठीक है। इफेक्टिव फीडबैक इज टाइमली मेंटेन करता है इफेक्टिव फीडबैक। स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव इमीडिएट फीडबैक हेल्प लर्नर्स करेक्ट मिस्टेक इंस्टेंटली, अगर कोई गलती हुआ है तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं। एंड एनफोर्सेस करेक्ट रेस्पॉन्सेस लीडिंग टू द इम्प्रूव्ड लर्निंग एंड मोटिवेशन, इससे इम्प्रूवमेंट होता है। यानी कि उत्तम प्रतिपुष्टि होती है जो तुरंत और स्पष्ट हो, ठीक है। इससे विद्यार्थी अपनी गलतियों को तुरंत सुधार कर सकता है और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत होती है, ठीक है। जो सीखने की प्रक्रिया है उससे और मजबूत होती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या रहा है? Which type of feedback encourage self reflection among learner, इसमें से कौन सा फीडबैक है जो सेल्फ को इंकरेज करता है? कौन सी प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों में आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करती है? जो आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करती है वही आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो आत्मचिंतन को आपको एज ए डिस्क्रिप्टिव जो होता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आत्मचिंतन को प्रतिपुष्टि करती है, ठीक है। Descriptive feedback provide information about what was done well and what was needs improvement, encouraging the learners to reflect on their own performance rather than merely judging it। मतलब कि वर्णनात्मक प्रतिपुष्टि विद्यार्थी को यह समझने में मदद करती है कि क्या सही हुआ और क्या सुधार की आवश्यकता है, जिससे आत्मचिंतन विकसित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? टीचिंग बिहेवियर रेफर्स टू, शिक्षण व्यवहार से क्या तात्पर्य है? यानी कि शिक्षण व्यवहार से क्या तात्पर्य है? तो पर्सनालिटी जी नहीं, स्टूडेंट बिहेवियर मैटर नहीं करता, टीचर इमोशनल स्टेट ये मैटर नहीं करता, ऑब्जर्वेबल एक्शंस ऑफ द टीचर इन क्लासरूम, कक्षा में शिक्षक के दृष्टिगोचर व्यवहार ये मैटर करता है, तो टीचिंग बिहेवियर पर डिपेंड्स करता है, ठीक है। यानी कि टीचिंग बिहेवियर इंक्लूड ऑल ऑब्जर्वेबल एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शन। टीचिंग का बोलने का स्किल्स क्या है और नॉन वर्बल इशारा कैसे कर पाते हैं, बात को किस तरह से समझा पाते हैं, ठीक है, मतलब कि अपने बॉडी लैंग्वेज से। और फिर टीचर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के समय ये डायरेक्टली उनके बात से बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। क्लासरूम क्लाइमेट एंड स्टूडेंट लर्न, शिक्षण व्यवहार से शिक्षक के उन सभी दृश्य और शब्द व्यवहारों से है जो कक्षा में शिक्षण के दौरान दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या है? विच टीचिंग बिहेवियर प्रमोट डेमोक्रेटिक क्लासरूम इंटरेक्शन, यानी कि क्या होता है? आजादी,
डेमोक्रेटिक मतलब फ्री। कौन सा शिक्षण व्यवहार लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देता है? लोकतांत्रिक वातावरण को बढ़ावा कौन सा शिक्षण देता है? तो सीधा हिट करेंगे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक बिहेवियर जो है लोकतांत्रिक व्यवहार ही देगा। कैसे देगा? डेमोक्रेटिक एक्चुअली यहाँ जो बातें कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर इनकरेज द डिस्कशन। इस डिस्कशन को एक दूसरे से आपस में स्टूडेंट बात भी करते हैं, डिस्कशन, ठीक है, या टीचर से बात कर सकते हैं। म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है एक दूसरे का, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, बात करने का मौका मिलता है, ठीक है। लीडिंग टू हेल्दी क्लासरूम इंटरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम हेल्दी सेक्शन हो रहा है। बेटर लर्निंग आउटकम, और बच्चे जब एक दूसरे से बात करते, टीचर से बात जब खुल के करेंगे तो कंसेप्ट बाहर आती है, तो बातें अच्छा से समझ में आता है यहाँ पे, ठीक है। लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवहार में संवाद, सम्मान और सहभागिता को महत्व दिया जाता है, जिससे अधिगम प्रभावी बनता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है? चलिए, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी? यदि आप लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। समस्या समाधान क्षमता के विकास के लिए कौन सा शिक्षण स्तर सर्वाधिक उपयुक्त है? समस्या समाधान के लिए तो आपका ये कम्युनिटी लेवल टीचिंग होता है, जो कि अभी जस्ट हमने डिस्कस भी किया होगा। चलिए, क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स एनालिसिस, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो होता है ना आपका, ये भी कम्युनिटी लेवल का पार्ट है, ठीक है। विच आर कोर कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी लेवल टीचिंग, ठीक। यानी कि समस्या समाधान के लिए विश्लेषण और तर्क शक्ति आवश्यक होती है, जो कि संज्ञानात्मक स्तर शिक्षण में विकसित होती है। ये चीज यहाँ पे देखा जाता है, ठीक। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इफेक्टिव टीचिंग इज लिस्ट एसोसिएटेड विथ, मतलब कि प्रभावी शिक्षण का सबसे कम संबंध होता है। सबसे कम संबंध किससे होता है? प्रभावी शिक्षण का सबसे कम संबंध किससे होता है? टीचर सेंटर्ड डोमिनेंस। जी हाँ, टीचर सेंटर से ही सबसे कम संबंध होता है। कंटिन्यूअस फीडबैक है तो सही है। क्लियर ऑब्जेक्टिव है तो सही है। एक्टिव लर्नर इन्वॉल्वमेंट, अगर लर्नर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है तो अच्छा से समझ में आएगा ही, तब एक्टिव तो होगा ही। बट टीचर सेंटर में क्या होता है, इसमें जो लर्नर होता है वो पेसिव होता है। क्या होता है? पेसिव होता है। सिर्फ टीचर की बातों को सुनता है, ठीक है। जो टीचर बोल रहे हैं उस बातों को सिर्फ सुना जाता है। इसमें जो होता है, क्या बोले अभी हम, स्टूडेंट जो होता है पेसिव होता है, और सिर्फ बात को सुनेंगे तो कहीं न कहीं बात बाहर में निकलते हैं। तो यहाँ पर आप, और जिसमें एक्टिविटीज करके टीचिंग हो, वो ज़्यादा समझ में आता है कंपेयर टू द टीचर सेंटर मेथड, ठीक। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि टीचर सेंटर डोमिनेंस रेस्ट्रिक्ट द लर्नर पार्टिसिपेशन, रेस्ट्रिक्शन लगा होता है, एंड रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग एम्फसाइजेस लर्नर इन्वॉल्वमेंट। इफेक्टिव टीचिंग तभी होगा, ठीक है, जब लर्नर का इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी कि जहाँ शिक्षक का वर्चस्व अधिक होता है वहाँ विद्यार्थी सहभागिता कम हो जाती है, जिससे शिक्षण प्रभावी नहीं रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्या है? फीडबैक हेल्प्स लर्निंग प्राइमरली बाय। जो फीडबैक होता है लर्निंग में क्या है, यानी कि प्रतिपुष्टि अधिगम में मुख्य रूप से किस प्रकार का सहायक होती है? प्रतिपुष्टि अधिगम में, ठीक है। तो ये जो आपका होगा क्लैरिफाइंग लर्निंग गैप, जो लर्निंग गैप है उसको क्लैरिफाई करने के लिए होता है, अधिगम की कमियों को स्पष्ट करके, ठीक है। जो होगा फीडबैक हाइलाइट्स लर्निंग गैप्स, उसमें लर्निंग गैप को ही देखा जाता है कि क्या नहीं आ रहा है, एंड प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर इम्प्रूवमेंट, उससे इम्प्रूवमेंट होता है, मेकिंग लर्निंग पर्सफुल एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रतिपुष्टि विद्यार्थी को अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधार करने में सहायता करती है, ठीक है। अब आते हैं
15 नंबर क्वेश्चन, which teaching level is most appropriate for PhD research orientations? यानी कि पीएचडी शोध अनुकरण के लिए कौन सा शिक्षण स्तर सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बता सकते हैं आप, बताइए आंसर क्या होगा। कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग इसका सही आंसर होगा, ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर शिक्षण। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्यों होगा कि पीएचडी रिसर्च डिमांड्स होता है जिसे स्टूडेंट को खुद करना होता है। हमने इससे पहले ही बताया है, फिर बता रहा हूँ कि गाइड एक आपके वहाँ फैसिलिटेटर होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, वो काम करते नहीं, आपको करवाते हैं, आपको खुद करना है, ठीक है। और वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, ओरिजिनलिटी एंड इवोल्यूशंस होता है, विच आर कोर फीचर्स ऑफ द कॉग्निटिव लेवल टीचिंग का ये कोर फीचर्स रहा, ठीक है। यानी कि पीएचडी शोध में स्वतंत्र चिंतन, मौलिकता और आलोचनात्मक दृष्टि की आवश्यकता होती है जो कि संज्ञानात्मक स्तर शिक्षण से विकसित होती है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। 16 क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि प्रयोगात्मक शोध की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता बताना है कि क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। क्या होता है? मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल अंडर कंट्रोल कंडीशन। अगर ये रहेगा तो आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, नियंत्रित परिस्थितियों में चरों का परिवर्तन, ठीक। क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है इन्वॉल्व मैनिपुलेशन, अगर मैनिपुलेशन वर्ड जहां भी आए आपका क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड ऑब्जर्वेशन जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में कंट्रोल कंडीशन रहता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर द कंट्रोल कंडीशन, जो जस्ट बोले थे हम। कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर रिसर्च टाइप्स एंड हेल्प एस्टैब्लिशेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या होता है यहाँ पर भाई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, विच इज इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जानबूझकर परिवर्तन करता है, यानी कि अगर परिवर्तन की बात आता है ना तो वो प्रयोग में ही होता है, यानी कि जो प्रयोगात्मक शोध होता है उसमें ही चेंज किया जाता है, परिवर्तन होता है, और उसके प्रभाव को नियंत्रित परिस्थितियों में पर निर्भर देखता है। इससे कारण परिणाम संबंध स्थापित किया जा सकता है, यही आपका प्रायोगिक रिसर्च होता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्या है, एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड प्राइमरली ऑन, ठीक है। क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च मुख्य रूप से क्या होता है, जहां भी आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा या इमीडिएट दिख जाएगा, इमीडिएट दिख जाएगा, आप वहां पर एक्शन रिसर्च मारेंगे। सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तात्कालिक व्यवहार समस्याओं का समाधान जो होता है वो आपका एक्शन रिसर्च में होता है, ठीक। आते हैं, एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिशनर बेस्ड होता है, ठीक है। इट इज कंडक्टेड बाय द टीचर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रोफेशनल्स टू इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव है ना, देयर ऑन प्रैक्टिसेस से उसको इम्प्रूव करा जाता है, एंड सॉल्व इमीडिएट इश्यूज एंड रियल लाइफ सिचुएशन को भी यहाँ पे देखा जाता है, ठीक। यानी कि क्रियात्मक क्या है, क्रियात्मक शोध व्यवहारिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए किया जाता है। यह शोधकर्ता और कार्यकर्ता दोनों द्वारा स्वयं की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु किया जाता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्या है, अप्लाइड रिसर्च डिफर्स फ्रॉम द बेसिक रिसर्च बिकॉज इट, यानी कि अनुप्रयुक्त शोध मौलिक शोध से भिन्न है क्योंकि यह है। अप्लाइड रिसर्च बेसिक रिसर्च से अलग क्यों है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, एम एट सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च में जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करा जाता है, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होता है आपका अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। यानी कि
अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू द एड्रेस स्पेसिफिक होता है प्रैक्टिकल इश्यूज अनलाइक बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होता है? डेवलप थ्योरीज को डेवलप करता है सिर्फ। अप्लाइड रिसर्च यूजेज एग्जिस्टिंग नॉलेज। अप्लाइड रिसर्च में जो होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज का भी यूज होता है तो इम्प्रूव प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट होता है टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज। यानी कि अनुप्रयुक्त शोध का उद्देश्य वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करना होता है। यह शोध सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्या है? सोशल साइंस रिसर्च प्राइमरी एम्स टू, यानी कि सोशल साइंस रिसर्च का प्राइमरी एम क्या है? सामाजिक विज्ञान शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अंडरस्टैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कंटेक्स्ट, ये जो होता है आपका, ये सोशल साइंस का ही पार्ट है। यानी कि सामाजिक संदर्भों में मानव व्यवहार को समझना, अगर ये स्टडी करना हो तो ये सोशल साइंस का स्टडी है। ठीक, क्यों होगा? सोशल साइंस रिसर्च फोकस ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, ये जो भी है आपका, ये सोशल साइंस रिसर्च के पार्ट्स हैं। इट सीक टू एक्सप्लेन एन इनडायरेक्ट सोशल फेनोमेना यूजिंग द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स इंक्लूड होता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान शोध में मानव व्यवहार, क्या मानव का व्यवहार होता है। आप किसी के 10 दिन रहेंगे तो पता चल जाएगा उसका व्यवहार क्या है। अगर इसी पे शोध करना हो तो सोशल साइंस रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक, सामाजिक संबंध संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है ताकि समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा सके। अब आते हैं, सर्वे रिसर्च इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू, यानी कि सर्वेक्षण शोध सबसे उपयुक्त तब होता है जब उद्देश्य हो। कब होता है सर्वे रिसर्च? तो सिर्फ उसमें डाटा कलेक्ट करा जाता है, कलेक्ट डाटा फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन। अब बड़ी संख्या में जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपका सर्वे रिसर्च होता है। बड़ी जनसंख्या से आंकड़े एकत्र करना क्या होता है? सर्वे रिसर्च होता है। और जहां भी रहेगा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, ये आपका होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, लाइफ डीपली, इसका डीपली लाइफ इथनोग्राफिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, और कंट्रोल कंडीशंस भी जो होता है आपका, ये भी एक्सपेरिमेंटल में ही होता है। ठीक, आते हैं, सर्वे रिसर्च इज यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज ग्रुप, बड़े ग्रुप से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, थ्रू द क्वेश्चनाइजर, क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इट इज इफेक्टिव फॉर स्टडीइंग ओपिनियंस, एटीट्यूड एंड ट्रेंड्स, यानी कि सर्वेक्षण शोध बड़ी जनसंख्या से आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त होता है, विशेषकर जब दृष्टिकोण और प्रवृत्ति का अध्ययन करना। यानी कि जब दृष्टिकोण और प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं तब हम सर्वेक्षण विधि का यूज करते हैं, सर्वे रिसर्च करते हैं। ठीक, अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए। क्या है? ए हाइपोथेसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब, जो बनता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है आपका? ये एसेट भी होता है और रिजेक्ट भी होता है, डिपेंड करता है आपका वर्ड क्या है। परिकल्पना हाइपोथेसिस को सबसे अच्छा कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो एक टेंटेटिव होता है, समझे? क्या होता है? टेंटेटिव होता है। assumptions टू टेस्ट इट, परीक्षण योग्य अस्थायी कथन, ये आपका हाइपोथेसिस होता है। जी, आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, ये आपका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो प्रिडिक्ट करता है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होगा। प्रिडिक्टिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इट गाइड्स डाटा कलेक्शंस एंड एनालिसिस एंड आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आफ्टर टेस्टिंग। अब मान लीजिए टेस्टिंग के बाद या तो जो अपने हम हाइपोथेसिस बनाया है एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, टेस्ट के बाद पता चलता है। ठीक है, यानी कि
परिकल्पना एक अस्थायी अनुमान होती है जो शोध के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। यह शोध की दिशा निर्धारित करती है। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चंस की ओर। Which research is most flexible and qualitative in nature? कौन सा रिसर्च बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और क्वालिटेटिव नेचर का होता है? कौन सा शोध शाब्दिक लचीला और गुणात्मक प्रकृति का होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इथनोग्राफिक रिसर्च। क्या होगा? इथनोग्राफिक रिसर्च होता है। एक बार रिपीट कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है आपका? कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। सर्वेक्षण क्या होता है? डाटा कलेक्शन करते हैं ना, डाटा कलेक्शन करते हैं। अप्लाइड क्या होता है? मतलब स्कूल कॉलेज में जो टीचर करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम जो सॉल्व होता है वो आपका अप्लाइड रिसर्च होता है, ठीक। मैंने यहाँ पर आपको एक साथ सारा कंसेप्ट क्लियर करा, फिर आगे बढ़ते हैं। इथनोग्राफिक रिसर्च जो होता है इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म इमर्शंस इन ए कल्चर ऑफ सोशल ग्रुप्स। इन क्वालिटेटिव नेचर का होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है एंड इंटरप्रेटेटिव होता है, एमिंग टू द अंडरस्टैंड मीनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेंट एंड पर्सपेक्टिव। बातें को मीनिंग निकलता है, समझना होता है, ठीक। यानी कि इसका निवंश विज्ञान शोध में शोधकर्ता किसी समुदाय के साथ रहकर, आप उसके साथ रहकर सीखेंगे उस चीज को, उनकी संस्कृति और जीवन शैली को गहन अध्ययन कराता है। यह गुणात्मक और लचीला भी होता है, ठीक। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चंस की ओर। क्या है? Which research method is most appropriate for classroom problem improvement by teacher? यानी कि जो क्लासरूम में समस्याएं आती है उसको किस रिसर्च के द्वारा सुधार किया जाता है? कक्षा की समस्याएं पर सुधार हेतु शिक्षक के लिए कौन सा शोध शाब्दिक उपयुक्त है? तो एक्शन रिसर्च। क्या भाई? एक्शन रिसर्च है। इम्प्रूवमेंट यहाँ दिख रहा है, एक्शन रिसर्च होगा। ये सब बताया हुआ है, जस्ट बताए हैं, आप देख लेंगे। हिस्टोरिकल जो होता है आपका पास्ट स्टडी, जो पीछे का स्टडी करते हैं पास्ट स्टडी, वो आपका हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, ठीक है। एक्शन क्या होता है? एक्शन रिसर्च allow researchers to identify, analyze and solve classroom problems systematically, जबकि while simultaneously improving their टीचिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव होता है। क्रियात्मक शोध शिक्षक को अपनी कक्षा की समस्याओं को पहचानने और सुधारने का अवसर देता है, ठीक है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चंस। क्या है? इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड। अब जहां पर मैनिपुलेट होता है वहां क्या होगा? प्रयोगात्मक शोध में जिस चर में परिवर्तन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही चेंज कर सकते हो जहाँ पे चेंज करने लायक है बात, ठीक है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is deliberately manipulated, जी हाँ, manipulated by the researchers to observe its effect on the dependent variable। यानी कि स्वतंत्र चर वह होता है जिसमें नए शोधकर्ता जानबूझकर परिवर्तन करता है। ये पार्ट किसका हो जाएगा? तो ये पार्ट आपका हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, जिसमें शोधकर्ता जानबूझकर चेंज करता है ताकि उसके प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। क्या प्रभाव है उसके बारे में जानने का मौका मिल सके, जी। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या है? विच रिसर्च एम्फसाइजेस प्रैक्टिकल यूटिलिटी ओवर थ्योरी डेवलपमेंट। मतलब कि जो थ्योरी डेवलपमेंट किसमें होता है? तो ये आपका अप्लाइड रिसर्च होगा। सिर्फ आप यहाँ पे कीवर्ड्स देख के कर सकते हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, थ्योरी डेवलपमेंट है, तो अप्लाइड रिसर्च होगा। कौन सा शोध सिद्धांत की बजाय व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक बल देता है? तो अनुप्रयुक्त शोध होगा, ठीक है। बेसिक सिर्फ क्या है बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अप्लाइड रिसर्च
प्रायोरिटीज रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जो रियल समस्याएं होती है यहाँ पर अप्लाई रिसर्च होता है, ठीक है, जो नॉलेज को इम्प्रूव करने का प्रोसेस होता है। प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज रादर जनरेटिंग न्यू थ्योरीज, ठीक है, यानी कि अनुप्रयुक्त शोध का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग में करना होता है, ना कि केवल सिद्धांत निर्माण। अब 26 के आते हैं, क्या है, द काइटो प्रोटोकॉल मेनली एम्स टू, यानी कि काइटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। काइटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना या क्या है, हाँ जी, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना काइटो का जो है मेन काम है, कि ग्रीन हाउस गैस जितना बढ़ रहा है उसको कम करना, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन, लेकिन काइटो का काम था ग्रीन हाउस को रिड्यूस करना। काइटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में आया। वह डेवलप्ड अंडर द यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फुल फॉर्म होता है रिड्यूस एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। जैसे ग्रीन हाउस गैस क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ। इट इज लीगली बाइंडेड, इसको बाइंड करा गया। टारगेट्स ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, डेवलप कंट्रीज कौन हुआ, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, ये सब क्या है, इंग्लैंड हो, डेवलप कंट्रीज है, कम से कम वहां तो बैन हो। मान लीजिए इंडिया है, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ थोड़ी बंद होगा, अभी पोल्यूशन तो होगा ही, इंडस्ट्रीज लगेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया था, जो डेवलप कंट्री कम से कम वो तो बैन करिए, रिकॉग्नाइजिंग देयर हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज। यानी कि काइटो प्रोटोकॉल जो 97 में आया का उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करना था, ठीक है। इसमें जो है, जो विकसित देश है, देशों पर बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए। जो विकसित देश है उस पर बाध्यकारी लक्ष्य दिया गया कि आपको कम करना ही होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में उनकी ऐतिहासिक भूमिका अधिक रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा पोल्यूशन कर चुके हैं, अब तो कम करिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ओजोन लेयर डिप्लेशन इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय, यानी कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी गैस ही ओजोन परत का जो है मुख्य कारण है, ओजोन परत क्षय होने का, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, तो आपका ये जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, एसी हो गया, जो एसी का हवा खाते हैं, ये सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ही निकलता है जो हमारे। और एक होता है फोम इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो जो फोम बनता है यहाँ से यही गैस निकलता है जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेट पतला करते जा रहा है, ठीक है। यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिलीज देयर क्लोरीन एटम्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर, क्या होता है आपका, ये जो होता है गुड ओजोन होता है, ठीक है, नहीं जानते हैं जान ले, ये आपका गुड ओजोन होता है, ठीक है। यानी कि विच द डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। कंटिन्यूअस डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीजेज अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशंस रिड्यूसिंग द अर्थ, रिड्यूस होगा। और बैड क्या होता है आपका, बैड ओजोन जो होता है, इस पॉइंट को भी यहाँ कर लेते हैं, ये आपका होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर आपका जो होता है ये बैड ओजोन होता है। ये दोनों क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक ना। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCCS ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं, जिससे पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर क्वेश्चंस की ओर, क्या है, फोम इंडस्ट्रीज आर कंसीडर्ड इन्वायरमेंटली हार्मफुल मेनली बिकॉज दे, यानी कि फोम उद्योग पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों माने जाते हैं। अभी जस्ट पढ़े हैं कि रिलीज CFC यूज्ड ब्लोइंग एजेंट, जो CFC छोड़ते हैं इसीलिए कारण ये बहुत हानिकारक है, ठीक है, क्यों माने जाते, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि फोम इंडस्ट्रीज हिस्टोरिकली यूज्ड CFC एज ब्लोइंग एजेंट के रूप में यूज होता है फोम इंडस्ट्रीज से, व्हिच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू ओजोन लेयर डिप्लेशन, इससे ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है। दिस लीड टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेशंस एंड एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, जिसके लिए अलग अलग समझौते बहुत सारे हुए, ठीक है। फोम उद्योगों में उपयोग के लिए उपयोग किए गए CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरण के लिए हानिकारक माना गया है, ठीक। अब आते हैं
29 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या है, अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज मेनली लीड्स टू, अशोधित सीवेज के जल निकायों में जाने से मुख्य रूप से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है, पानी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि सीवेज कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, विच प्रमोट द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, का ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाता है पानी में, लीडिंग टू द यूट्रोफिकेशन एंड डिप्लेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम जाएगा और न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ जाएगा, कार्बन फास्फोरस का लेवल बढ़ जाता है। ठीक, सीवेज में उपस्थित पोषक तत्व अत्यधिक शैवाल वृद्धि का कारण बनते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, यानी कि स्टॉकहोल्म 1972 का महत्व क्या है, ये क्यों हुआ, इसका महत्व क्या है, तो ये वाज द फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, ये सबसे पहला, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, सबसे पहला यही कन्वेंशन रहा, इसलिए इसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है, पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था। ठीक है, द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ, अगर ये बात पूछे तो 1972 में बोलिएगा, मार्क द फर्स्ट इंटरनेशनल एफर्ट टू एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ यूएनईपी, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, स्टॉकहोल्म सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था, जिसे यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आया जाए, द पेरिस एग्रीमेंट 2015 प्राइमरीली फोकस ऑन, यानी कि पेरिस समझौता 2015 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है वो बताना है। पेरिस समझौता तो ये जो है लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग, यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है उस पर ये है। ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि को सीमित करना, कितना समुद्री जो करते हैं डिस्कस। ठीक है, द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, जो बड़े बड़े शहर है, मुंबई है, चेन्नई है, ये सब समुद्र के नजदीक है, सब डूब जाएगा, इसलिए गाइडलाइन जारी किया हुआ है। प्रीफरली 1.5 डिग्री सेल्सियस सही है, तो द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के द्वारा, यानी कि पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक ताप वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित तक रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है, तो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया, सीक टू फेज आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस भी कहा जाता है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which gas was phased out under the मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत किस गैस को चरणबद्ध तरीका से समाप्त किया जाना है। ठीक है, यहाँ क्या जाना है होना चाहिए, क्या जाना है, किस गैस को समाप्त किया जाना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत, तो आपका यहाँ CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ठीक, यानी कि CFC were identified as major ozone depleting substances and were gradually phased out under the Montreal Protocol। CFC को ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण मानकर समाप्त किया जाना है। ठीक है, किया गया नहीं, अभी समाप्त हुआ नहीं है, किया जाना है, इसको ऊपर अभी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्या है, The Kyoto Protocol differed from the Paris Agreement because Kyoto Protocol पेरिस समझौते से भिन्न कैसे है, ये बताना है कि भिन्न कैसे है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, imposed binding
टारगेट्स ओनली इन डेवलप कंट्रीज, यहाँ पर सिर्फ डेवलप काइटो में क्या था, जो डेवलप कंट्री है उस पर बाइंडिंग करो इसलिए अलग है। केवल विकसित देशों पर बाध्यकारी लक्ष्य थे, जो विकसित देश है उस पर यहाँ पर लगाया गया था चार्ज। यानी कि काइटो जो होता है फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लेसिंग बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस ओनली ऑन द डेवलप कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज है उस पर लगाया गया था एलिगेशंस कि आपको पोल्यूशन कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों पर ही बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्या है, Which environmental issues is directly linked with फोम इंडस्ट्रीज एंड मॉनिटर प्रोटोकॉल। अभी जस्ट बताए हैं कि फोम उद्योग और मॉनिटर प्रोटोकॉल किस पर्यावरण समस्या से जुड़े हुए हैं, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन, क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फोम इंडस्ट्रीज यूज्ड ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस regulated under the Montreal Protocol directly linking them to ozone layer depletions, यानी कि फोम उद्योग प्रयुक्त पदार्थ ओजोन परत क्षरण से संबंधित होता है, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। 36 क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज टू, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पैरामीटर, यह देखता है, रैंक दिया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज को कि किस हिसाब से प्रदर्शन है। यही कौन करता है, आपका NIRF करता है, जो कि रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, प्रदर्शन मानकों के आधार पर उस शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक, चलिए, क्यों होगा ऐसा, NIRF वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, को लॉन्च करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, टू रैंक इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स सच एज टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च देखा जाता है, ग्रेजुएशन कितना आउटकम है, आउटरीच, इंक्लूसिविटी ये भी देखा जाता है, एंड परसेप्शंस, इट प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी कितना है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, एंड क्वालिटी इनहांसमेंट इन हायर एजुकेशन। ठीक है, NIRF की शुरुआत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह संस्थानों को शिक्षण व्यवस्था, शोध परिणाम, समावेशन, प्रतिष्ठा जैसे मानकों पर रैंक करता है, जिससे उस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, अब 37 आते हैं क्वेश्चन नंबर, स्वयं के बारे में पूछ रहा है कि स्वयं प्लेटफॉर्म प्राइमरी सपोर्ट्स, स्वयं प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किसका समर्थन करता है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस को ये जो है प्राइमरी सपोर्ट करता है। ठीक, स्वयं क्या है, स्वयं जो होता है स्टडी वेब एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड, इसका फुल फॉर्म होता है इज इंडिया फ्लैगशिप मुक्स प्लेटफॉर्म डिजाइन टू द प्रोवाइड फ्री एक्सेसिबल, फ्री होता है, हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, एंड हाई लेवल क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन टू लर्नर्स अक्रॉस द कंट्री, रिड्यूसिंग द डिजिटल डिवाइड इन हायर एजुकेशन। स्वयं एक मुक आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है, फ्री एजुकेशन देता है। ठीक, अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चंस, क्या है, रूसा उच्चतर शिक्षा और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फोकस ऑन, यानी कि रूसा जो होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, तो ये जो है स्ट्रेंथिंग स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है, राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाता है रूसा। ठीक है, राज्य स्तरीय, यानी कि रूसा जो होता है एक्चुअली, ठीक है, रूसा क्या होता है, रूसा इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, एम्स एट इम्प्रूविंग एसेस, इक्विटी और क्वालिटी, ये तीन चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होता है, एसेस, इक्विटी और क्वालिटी इन स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थ्रू द स्ट्रेटेजिक फंडिंग एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स,
रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेज में गुणवत्ता, समानता और पहुंच को बढ़ाना होता है। ये रूसा का काम होता है। ठीक है, अब ट्रिपल पी मॉडल क्या है? ट्रिपल पी मॉडल इन हायर एजुकेशन रेफर्स टू, उच्च शिक्षा में ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप। क्या होता है आपका? पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप ट्रिपल सी मॉडल होता है। पीपीपी मॉडल इन्वॉल्व द कोलैबोरेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे इम्प्रूव होगा, इफिशियंसी बढ़ेगा एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन व्हाइल शेयरिंग रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, यानी कि ट्रिपल पी मॉडल में सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी होती है जिससे संस्थानों दक्षता का बेहतर उपयोग संभव होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। द रोल ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, उस शिक्षा में आईसीटी की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से कैसे वर्णित किया जा सकता है? आईसीटी की भूमिका को तो इनहांसिंग एक्सेस, क्वालिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, अधिगम की पहुंच, गुणवत्ता और लचीला पर बढ़ाना, इससे आईसीटी आएगा तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि आईसीटी इंटीग्रेट द डिजिटल टूल्स बढ़ाता है, इनहांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी इनहांस करता है, इनाबल द ब्लेंडेड लर्निंग को भी करता है, प्रमोट द रिसर्च कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है एंड वाइडन एक्सेस टू हायर एजुकेशन। आईसीटी का प्रयोग डिजिटल शिक्षण, शोध सहयोग, लचीले अधिगम को बढ़ावा देता है जिससे उच्च शिक्षा अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन से में आते हैं, क्या है? द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरी एम्स टू, यानी कि डिजिटल इंडिया का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताना है आपको कि डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, यही डिजिटल इंडिया का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी कि डिजिटल इंडिया सीक टू द इंश्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिजिटल सर्विसेज एंड डिजिटल लिटरेसी, इनाबलिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एफिशिएंट गवर्नेंस, यानी कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचा को स्ट्रॉन्ग करना, सेवाएं और साक्षरता प्रदान कर भारत को सशक्त बनाना है। ठीक है, अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, क्या है? डीजी धन। क्या है आपका? डीजी धन भारत इनिशिएटिव मेनली प्रमोट डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो होता है आपका डीजी धन को प्रमोट करता है, कैशलेस लेन देन। ठीक है, यानी कि डीजी धन जो होता है भारत वाज launched the encourage cashless transactions, financial inclusion and transparency in the Indian economy। डीजी धन भारत पहल डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन का बढ़ावा देती है। ठीक, अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चंस, क्या है? इसको देखा जाए। टेक्निकल एजुकेशन प्राइमरी फोकस ऑन, तकनीकी शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है? स्किल बेस्ड एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग, कौशल आधारित एवं अनुप्रयोगात्मक अधिगम जो होता है आपका, ये टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देता है। ठीक ना, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन एम्फसाइजेस प्रैक्टिकल स्किल्स, इंजीनियरिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस अलाइंग, इससे मिला जो होता है। ठीक है, वो क्या होता है? एजुकेशन विथ इंडस्ट्री नीड्स, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास व्यवहारिक ज्ञान पर केंद्रित होता है जिससे रोजगार क्षमता बढ़ती है। एआईसीटी का फुल फॉर्म पूछता है कभी-कभी एग्जाम में, तो क्या होगा? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या एआईसीटी का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक, यानी कि एआईसीटी इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। एआईसीटी कौन सा बॉडी है? ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, responsible for planning, coordination and quality assurance of technical education in India। एआईसीटी भारत में तकनीकी शिक्षा के नियोजन, समन्वय और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्तरदायी वैधानिक संस्था है। ठीक, अब 45 क्वेश्चन में आते हैं, क्या है? देख लेते हैं 45 क्वेश्चन। Which initiative
वेस्ट इंटीग्रेट आईसीटी हायर एजुकेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस, यानी कि कौन सी पहल आईसीटी उस शिक्षा और डिजिटल शासन को सबसे बेहतर ढंग से एकीकृत करती है? तो डिजिटल इंडिया क्या कौन करता है? डिजिटल इंडिया जो है सबको एक साथ लेके चलता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया इंटीग्रेट आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को लेता है, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसेज को भी लेता है, मेकिंग इट ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इनिशिएटिव्स। डिजिटल इंडिया आईसीटी शिक्षा और डिजिटल शासन को एकीकृत करने वाली सबसे व्यापक पहल है। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, क्या है? An input device is best defined as a device that, यानी कि इनपुट डिवाइस को सबसे अच्छी तरह से कैसे परिभाषित किया जाता है? तो जो डाटा क्या होता है, इन आता है, डाटा ना आता है, इन होता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका? सप्लाई डाटा इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर, ये आपका इनपुट डिवाइस का कारण है, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? माउस कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो गया। And our input device allow users to enter data, commands and instructions into a computer system. Without input device, a computer cannot receive, कुछ रिसीव नहीं कर पाए, कुछ काम नहीं कर पाएगा, information from the external environment, making interaction is impossible. इनपुट डिवाइस वह उपकरण है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डेटा निर्देश प्रदान करता है। इनपुट डिवाइस को बिना कंप्यूटर ग्रहण नहीं करता, ठीक है, बात को नहीं कर लेता। अब आता है क्या? Which of the following is आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो कीबोर्ड क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आपका आंसर मॉनिटर होगा, आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस प्रेजेंट्स द प्रोसीड डाटा और रिजल्ट्स टू द यूजर्स इन ह्यूमन रिलेबल फॉर्म। द मॉनिटर डिस्प्लेज टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, इमेजेस एंड वीडियोस जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। यानी कि आउटपुट डिवाइस वह होता है जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित सूचना को उपयोगकर्ता के सामने प्रस्तुत करता है। मॉनिटर दिस और आउटपुट प्रदान करता है, ठीक। अब 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? रैम इज रेफर टू एज वोलेटाइल मेमोरी। रैम क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है, ये बताइए, ठीक है, क्यों कहा जाता है? इट लॉसेस डाटा पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर मान लीजिए सिस्टम बंद होगा, बिजली खत्म हुआ तो सिस्टम बंद हो जाएगा, डाटा लॉस हो जाता है, वही रैम का कहानी है। रैम भरोसे, राम भरोसे। ये टेम्पोरी होता है, क्या होता है? ये टेम्पोरी स्टोरेज डाटा होता है। इंस्ट्रक्शंस करेंटली इन यूज, ठीक है। व्हेन पावर इज टर्न ऑफ ऑल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन लॉस्ट, सारा खत्म हो जाएगा। विच इज व्हाई रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। रैम अस्थायी मेमोरी होती है, बिजली बंद होते ही इसमें सभी डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल कहा जाता है, ठीक। अब 49 में आते हैं। रोम इज मेनली यूज टू, रोम का मुख्य उपयोग क्या है, ठीक है। रोम का मुख्य उपयोग क्या होता है? स्टोर फर्मवेयर एंड बूटिंग इंस्ट्रक्शन करने में जो है रोम का यूज होता है। फर्मवेयर एंड बूटिंग में जो है किसका होता है? रोम का यूज होता है, ठीक है। रोम परमानेंट होता है। रोम फर्मवेयर एंड यूजेंशियल बूटिंग इंस्ट्रक्शन होता है, करता है। रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर फास्ट, अगर स्टार्ट करना है तो रोम चाहिए। डाटा स्टोर इज रोम इज नॉन वोलेटाइल होता है। रिमेन्स इंटैक्ट व्हेन पावर इज ऑफ होने के बाद भी डाटा रहता, ये परमानेंट होता है, ठीक है। यानी कि रोम में कंप्यूटर को प्रारंभ करने से संबंधित निर्देश बूटिंग संग्रहित करने होते हैं और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक। अब सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर है, क्या है? विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश रैम फ्रॉम रैम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम में सही अंतर दर्शाता है, तो बताना है आपको। तो एक्चुअली इसमें जो होगा, रैम अलाउ द रीड और राइट, रैम में दोनों होता है।
रीड और राइट दोनों अलाउ होता है, ठीक है। उसके बाद रोम में क्या होता है, रोम ओनली अलाउज रीड ओनली, सिर्फ रोम में रीड होता है। रेम में पढ़ने की लिखने की अनुमति देता है, जबकि रोम मुख्यतः केवल पढ़ने योग्य होता है। यही जो होता है रेम और रोम में अंतर होता है, ठीक। यानी कि रेम इज रीड राइट वोलेटाइल मेमोरी होता है, यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, एक्सक्यूजेंस प्रोग्राम चलता है यूज होता है, जबकि रोम रीड ओनली होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, परमानेंट होता है, यूज्ड फॉर द परमानेंट इंस्ट्रक्शन लाइक बूटिंग। रेम एक रीड राइट और वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रोम रीड ओनली और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इस तरह से आज आप लोगों के बीच हमने टोटल 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। और जो भी चीजें बने रहते हैं और ये आपका एग्जाम तक ये सीरीज चलेगा, ठीक है। एग्जाम तक सीरीज चलेगा, उनका पेपर 1 तो अच्छा होगा ही, लगे रहिए आप, ठीक है। पेपर 1 प्रॉपर लेक्चर में बने रहते हैं, फिर आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।